नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। कोरोना महामारी से अभी तक पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है और ना ही मिलने वाली है। वैज्ञानिकों ने इस महीने के आखिर में ही तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। सरकार और स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने का अपील भी कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने की भी लगातार अपील की जा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, सुरक्षित रहें। इसीलिए किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है और बगैर टीके के आपको घरों से बाहर निकलने से बचना है। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपकी सेहत की फिक्र करता है और इसीलिए आपकी सेहत से जुड़े इस खास शो को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं, जहां पर हेलो डॉक्टर जी की हमने शुरुआत की। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जाने माने डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ होगा। अगर आपको या फिर आपके परिवार में से किसी को भी सेहत संबंधी कोई समस्या है, वैक्सीन या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर दोबारा से फ्लैश होंगे, उस पर आप कॉल कर हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर का जो पैनल हमारे साथ जुड़ेगा उनसे आप खास बातचीत भी कर सकते हैं। तो तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है। क्या कुछ छूट में शामिल किया गया है, ये ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसमें शामिल है, तैयारी क्या है। 23 अगस्त तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पाबंदियों में थोड़ी सी रियायत जरूर दी गई है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। 23 अगस्त तक इसे बढ़ाया गया है, जहां पर कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य है। बाजार का समय भी अब बढ़ा दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक बाजार अब खुल पाएंगे, आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही होटल्स, मॉल्स, बार, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सिनेमा हॉल, जिम और स्पा को भी खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही। तो ये आपको बता रहे हैं कि पाबंदियों में छूट कहां दी गई है। इंडोर कार्यक्रमों की बात करें तो 100 लोगों के साथ इंडोर कार्यक्रमों को भी छूट दी गई है और आउटडोर में 200 लोग एक टाइम पर एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं, यानी कि 200 लोगों की छूट दी गई है। कॉर्पोरेट ऑफिस फुल कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। लंबे समय से तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस को आपने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा था, लेकिन अब खोले जा सकेंगे। कोरोना नियमों का पालन करना हालांकि अभी भी हर जगह अनिवार्य होगा, जरूरी है। तो 23 अगस्त तक छूट के जो तमाम नियम हैं ये हमने आपको बताए हैं। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या तैयारी की है, अब ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि हरियाणा सरकार इसको लेकर कितनी तैयार है और आप अगर हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए माहौल कितना सुरक्षित होने वाला है। टास्क फोर्स बनाई गई है तीसरी लहर से निपटने के लिए। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी की जा रही है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हमने दवाइयों की कमी से जूझते हुए लोगों को देखा था। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया गया है, जिससे कि जो मंजर हमने देखा उससे एक बार फिर से हमें ना गुजरना पड़े। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्तियां की जा रही है ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा था कम से कम वो भी ना हो। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी दोबारा से देखने को ना मिले, इसको लेकर तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कुछ कदम दूसरी लहर के दौरान उठाए थे, ये भी अब आपको बताते हैं। ऐसे में स्थिति उस वक्त क्या रही थी और कौन से कदम उठाए गए थे। गांव में संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवाया गया था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। फील्ड टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया है, लोगों को टेस्ट करवाने को लेकर जागरूक किया है, कोरोना वायरस के बारे में अधिक जानकारी दी है। फील्ड टीमों ने स्वास्थ्य संबंधी डेटा भी इकट्ठा किया है, जिससे कि सहूलियत आने वाले समय में हो सके कि किस प्रकार से सुविधाएं किस स्तर पर मुहैया करवानी है। साथ ही कोरोना संदिग्धों की पहचान कर इलाज भी उन्हें सही वक्त पर मुहैया करवाया गया। सर्वे के दौरान लोगों की ऑक्सीजन जांच भी की गई, जिससे कि अगर ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत आने वाले समय में अगर पड़ भी सकती है तो उसका भी इंतजाम किया जाए। गांव वालों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। आने वाले समय में किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने वो भी उन्हें बताया गया। होम आइसोलेशन में जो मरीज थे उन्हें मुफ्त में किट बांटा गया ताकि वो घरों से बाहर न निकलने की उन्हें जरूरत पड़े। सरकार ने टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया और साथ ही जो रेट थी रिकवरी की वो भी बढ़ी है। तो कोरोना से जुड़े दूसरे टेस्ट के रेट फिक्स किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान क्या कुछ वो कदम रहे जिसके चलते उन परिस्थितियों से निकलकर आज हरियाणा मौजूदा परिस्थितियों में है, जहां पर लगातार जो केसेस है वो घट रहे हैं। उसको लेकर तैयारी क्या कुछ रही थी ये हम आपको बता रहे हैं। जहां पर 23 अगस्त तक छूट के साथ लॉकडाउन को आपको बता दें कि फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को भी बढ़ाया गया।
तो चलिए यहाँ पर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। सर आवाज मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है रंजना जी? बिल्कुल मिल रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल यही लेना चाहूंगी कि धीरे धीरे डिक्लाइनेशन हमने देखा केसेस में, और एक बार फिर से पिछले 1 से 2 सप्ताह से 40,000 का जो आंकड़ा है वो अब वहां से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी परिस्थिति को? रंजना जी, जो नई लेटेस्ट स्टडी आई है, अगर आज ही आपने देखी हो ऑक्सफोर्ड की, जिसमें कहा है कि जो 95% हर्ड इम्यूनिटी की बात हम करते थे 75% की, शायद वो एक सपना ही रह जाएगा इस वायरस के केस में। क्योंकि उन्होंने कहा 95% लोगों को भी अगर वायरस हो जाए, वायरस से इंफेक्शन हो जाए या टीका लग जाए, तब भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि हमको वायरस से सचेत रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक है इसमें नंबर्स का आना कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है कितने लोगों को बीमारी ग्रसित होने के बाद अस्पताल जाना पड़ता है और मृत्यु दर बढ़ती है। अब ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें। नंबर रंजना जी इसी प्रकार से रहेंगे आने वाले दिनों में, जब तक टीकाकरण सशक्तिकरण नहीं होता, टीका की जो जैब्स हैं वो नहीं लगते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रकार से दूसरी वेव में मौत का तांडव हुआ, वो चीज बचाने के लिए सरकार ने अपनी नीति को बिल्कुल घोषित कर दिया है और नीति चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। तो हमको अपने में भी ध्यान रखना है। अब बॉल जो है सरकार से हटके पब्लिक के पाले में है कि वो किस प्रकार से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाती है। मास्क नहीं गया है रंजना जी, ये समझना आवश्यक है। टीका लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, पर टीका आपको ये फायदा करता है कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और मृत्यु दर में कमी रहेगी। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी जो बच्चे हैं आपके घर में, आप अपने वर्क प्लेस से घर में कोरोना ले जा सकते हैं और उसका बचाव का एक ही तरीका है मास्क और 2 गज की दूरी को ध्यान रखना आवश्यक है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा रंजना जी, जिनको 2 टीके लग भी चुके हैं उसके बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड कहीं नहीं गया, वो यही छुपा हुआ है और आप अगर उसको मौका देंगे तो वो फिर से अपने पैर पसार पाएगा। ये हमको समझना आवश्यक है। अब इसी चीज की बात रही, आने वाला त्योहारों का मौसम है, त्योहार रहेंगे, रक्षाबंधन रहेगी, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है। रंजना जी इसी बात पे बार बार स्ट्रेस रहेगी। सरकार अपनी जरूर चुनौतीबद्ध तरीके से अपनी तैयारियां पूरी कर रही है, बट उस तैयारियों की आपको जरूरत ना पड़े, आपके हाथ में है। रंजना जी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे बात होनी चाहिए। महिलाओं का जिस तरीके से टीकाकरण में इस समय पिछड़ रही है पुरुषों से, उसको आगे बढ़ के आपको टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीका ही आपको अस्पताल में जाने से और मौत के मुंह में जाने से रोक पाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और खासतौर पर आप जैसे डॉक्टर्स जो लगातार एडवाइसेस दे रहे हैं उसको फॉलो भी करें। लेकिन क्या लगता है, क्या बड़ी वजह इसको आप मानते हैं इसके पीछे की? क्योंकि मास्क का इस्तेमाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, टीकाकरण जिसका आपने जिक्र किया, वो तो लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ रही है, वो भी बहुत बड़ा योगदान करते हुए? रंजना जी लॉकडाउन को तो खोलना ही पड़ेगा, जान और जहान दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, पर हर माइक्रो लेवल पे भी कितना आप अभी भी अवेयर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से आज मैं सड़क पे बात करता हूं तो कहते हैं कोरोना चला गया, कोरोना को हमने हरा दिया। रंजना जी हम शायद वही गलती जो हमने मार्च में की थी, जन चेतना जन जागरण वही कर रही है। यही बात पे आपको बार बार स्ट्रेस देना पड़ेगा। कोरोना कहीं नहीं गया, वो मुंबई हो, वो केरला हो, वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, कोरोना वहीं का वहीं है। कोरोना कब दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली से गुरुग्राम आ जाएगा, हम नहीं कह सकते। किस प्रकार वो म्यूटेट कर जाएगा। तो जब हम ट्रैकिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग में जीनोमिक टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट है। देखिए अगर आप पिछले हफ्ते का पेपर पढ़ें जिसमें था दिल्ली एनसीआर में 80% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट था। इसका मतलब जो डेल्टा वेरिएंट इस समय यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में कहर बरपा रहा है,
हम उससे ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हैं। क्या ऐसा वायरस अब आ रहा है जो इतना भयंकर हो, जो एंटीबॉडी वैक्सीन से बनी है उसको भी मात दे पाए? तो जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। रंजना जी, जेनेटिक टेस्टिंग को सुदृढ़ करना पड़ेगा, हमको जल्द से जल्द रिजल्ट लाने पड़ेंगे। टीके का मतलब है 2 टीका, टीका मतलब एक टीका नहीं, टीके का मतलब है 2 टीका। और लोगों के मन में जो सवाल है कि कोरोना चला गया, अब टीके लगने से कोई हमें कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ बोलना चाहूंगा, 2 टूक बोलना चाहूंगा, टीका आपकी अनिवार्यता है, आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, आपको जरूरत है कोरोना को हराने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, टीके के साथ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट अगर होते भी हैं तो कोरोना के साइड इफेक्ट से बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत मामूली है। तो टीका जरूर लगवाइए और किसी बुलावे में ना रहिए कि कोरोना चला गया है। कोरोना के बाद तीसरी चीज लोग ये बोलते हैं हरियाणा में कि टीका लगवाने के बाद भी कोरोना हुआ। हाँ होगा, कुछ लोगों को जरूर होगा, पर वो अस्पताल नहीं जाएंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे बिल नहीं बनाएंगे, मृत्यु के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, और हम अपने परिजनों को, नियर एंड डियर वंस को नहीं खोएंगे। इसीलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है जी, मेरी बेटी को ना 2.5 महीने हो गए, टाइफाइड चल रहा है। हेलो जी बोलिए बोलिए। मेरी बेटी को ना 2.5 महीने से टाइफाइड चल रहा है जी, 99 टेम्परेचर रहता है, और मैंने काफी दवाई कराई है, अभी उसका भी बुखार मामूली रहता है। क्या मैं उसको वैक्सीनेशन लगा सकता हूँ जी? डॉक्टर राहुल। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आप उसको आगे बढ़ के, अगर 18 साल से बड़ी है तो आप उसको टीका लगवा सकते हैं। 99 बुखार का टाइफॉइड मोती जरा जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, वेद प्रकाश जी मेरा निवेदन रहेगा अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कहीं वो टीबी ना हो या कोई और बीमारी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, 99.4 तक नॉर्मल आदमी का भी टेम्परेचर जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बच्ची को थोड़ी बहुत कमजोरी होगी और थोड़ी बहुत हो सकता है कोई इंफेक्शन चल रहा हो, तो पेशाब की जांच, साथ में टीबी की जांच जरूर कराएं और कोरोना की वैक्सीन को आगे बढ़ के जरूर लें। चलिए वेद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच डॉक्टर नीरज यादव, नोडल अधिकारी वैक्सीनेशन की, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। सवाल आपसे यही करना चाहूंगी क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर हालात देश में जो बने हुए हैं वो तो आप देख और सुन ही रही होंगी। इन सब के बीच साइंटिस्ट द्वारा तेजी से तीसरी लहर के आगे बढ़ने की टिप्पणी को लेकर किस तरीके से आप देख रही हैं और कितना बड़ा योगदान इसमें वैक्सीनेशन को लेकर आप मानती हैं? देखिए, वैक्सीनेशन, अब जैसे सर ने भी बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे तीसरी लहर आ सकती है, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे हरियाणा के अंदर तो ज्यादा केसेस आ नहीं रहे हैं और हमारी तैयारी भी पूरी है। एंड जो कि वैक्सीनेशन का सवाल है, तो सोनीपत है, जैसे मैं DIO हूँ सोनीपत में, तो हम लोग ऑलमोस्ट 55% से ऊपर वैक्सीनेट कर चुके हैं। और जो सेकेंड वैक्सीनेशन, जो सर जैसे बता रहे थे कि एक सिंगल टीके से असर नहीं आएगा, दोनों टीकाकरण करवाइए, वो भी जैसे हमारा 20% के आसपास हो गया है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो दोनों संपूर्ण टीकाकरण तभी होगा जब हम दोनों टीका लगाए और बचाव भी तभी होगा। तो इसलिए दोनों टीके हम लगवाएं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड वेव को लेके बहुत ज्यादा तैयारी है स्वास्थ्य विभाग में। हमारी हर हफ्ते स्टेट द्वारा भी मीटिंग होती रहती है, सारी सामान का जायजा, सारी चीजें ली जाती है। पीडियाट्रिक्स का हमारा SNQ, NEQ कितने बैठते हैं, कितना, सारी तैयारियां सब मतलब स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग डेली बेसिस पे हम करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों डोज यहाँ पर वैक्सीन के ले जाए। इस बीच हमारे एक और दर्शक सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हुकुम सिंह जुड़ गए हमारे साथ, एक और से ओम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। सर स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ओम सिंह सांगवान जींद हरियाणा से जी। ऐसा है, हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली, कोवैक्सीन भी, कोविशील्ड भी करवा ली, 9 महीने भी जी। उसके बावजूद शरीर में इतनी कमजोरी बढ़ रही है अब बहुत ज्यादा, इसका क्या समाधान होगा? ओम सिंह जी, मेरे को मालूम नहीं आपकी उम्र कितनी है, पर वैक्सीन से ना कमजोरी बढ़ती है ना कमजोरी घटती है। ओम सिंह जी, वैक्सीन से कोरोना के अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है,
जो कोरोना होने से आपको बचाता है। आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी बार अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो ये आपको बताएंगे कि कमजोरी का कारण क्या है। बट ओम सिंह जी, जरूरी नहीं है, और मैं आपसे फिर बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि उसको कोरोना वैक्सीन से ना जोड़े, क्योंकि इतने सारे 50 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अपनी कमजोरी का कोई और कारण ढूंढने की कोशिश करें, ना कि उसको वैक्सीन की तरफ सोचें। तभी आपको सही दिशा में जाएंगे, तभी आप अपना इलाज चला पाएंगे। ठीक, एक और दर्शक सुरेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए फतेहाबाद से। सर स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे ना हेपेटाइटिस सी हो रहा है जी 1.5 महीने से। जी हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ जी, हाँ जी, 1.5 महीने से मेरे को हेपेटाइटिस सी हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ वैक्सीन लगवाना था, लगवा सकता हूँ? डॉक्टर नीरज। हाँ जी सर, आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन में। आप पहली दूसरी डोज दोनों लगवा सकते हैं। तो किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हो, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, उसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो। यही वजह है कि हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में एक बार फिर से समस्या देखने को मिल रही है कि उनको फीवर रेगुलरली आ रहा है। हालांकि ये मौसमी भी हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में केसेस ये देखे गए हैं कि जो लोग पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, रिकवर होने के बाद अब उन्हीं लोगों में दोबारा से फीवर की समस्या देखने को मिल रही है। तो क्या ये रिलेटेबल है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर से देखा जाए, या फिर सिर्फ ये मौसमी बीमारी है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इसी के चलते हुए हमने यहाँ पे फीवर क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स फीवर्स के बारे में चर्चा भी होती है, रिसर्च भी होती है और उसका निवारण भी होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, बुखार कोविड के बाद बहुत कॉमन है, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो डिसरेगुलेटेड हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है कि कोविड ने अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बुखार आ रहा है। उस समय में आपको कुछ दवाइयों के माध्यम से 5 से 7 दिन के एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। बट आईडी सीआईडी, जैसे आप सीआईडी में पुलिस तहकीक करती है, वैसे ही बुखार की बहुत अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। उसी जांच पड़ताल से रंजन जी, आपको मैं बताऊं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ लोगों को डेंगू निकला है, कुछ लोगों को मलेरिया निकला है, कुछ को इसी दौरान में ट्यूबरक्लोसिस निकली है। तो रंजना जी, सिर्फ बुखार कोविड के बाद हर चीज का ठीकरा कोविड पे नहीं छोड़ा जा सकता, ये दर्शकों को समझना आवश्यक है। देखिए, आप भी देखिए किस प्रकार से रंजना जी कमजोरी हो सकता है, चल रही हो कमजोरी, वो कमजोरी अब सब कोरोना वैक्सीन पे चली गई। हो सकता है प्लेटलेट लो चल रहे हो। तो लोगों को यह समझना जरूरी है, कोविड के टीके के बाद बहुत ही कम चांसेस है कॉम्प्लिकेशन। दूसरी चीज, कोविड के बाद भी नॉर्मल बीमारियां रहेंगी रंजना जी, क्योंकि बीमारी तो चलती आ रही थी। कोविड के दौरान वो अस्पताल गए नहीं गए या डर के मारे उनका इलाज नहीं हो पाया, अब बीमारी निकल रही है। मैं कितने ब्लड कैंसर के पेशेंट हूँ देख चुका डॉक्टर साहब, एक और हूँ। दर्शक पूनम जी हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, ये मेरे हस्बैंड को जी 8 महीने पहले पैरालाइज हुआ था। हेलो जी, आवाज मिल रही है, अपना सवाल रखिए मैम। आवाज नहीं आ रही। अपने टीवी के वॉल्यूम को जरा कम कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच पाए और आप हमें भी सुन पाए। हाँ जी मैम, आवाज बंद कर दीजिए। आप फोन पर ही बात करें, आपसे दरख्वास्त है कि टीवी की वॉल्यूम को सुनकर ना आप बात करें। ठीक है मैम, बोलिए, अपना सवाल पूछिए मैम। मैम मेरे हस्बैंड को 8 महीने पहले पैरालाइज हुआ था, तो उन्होंने अभी टीका नहीं लगवाया कोरोना का, क्या वे लगवा सकते हैं? डॉक्टर नीरज। हाँ जी सर, मैम आप एक बार ना आके जहाँ पर जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल में आप सोनीपत में ही है, वहाँ पर आके आप फिजिशियन को चेक करवाएंगे, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराएंगे, सारी दवाइयाँ चेक करवाएंगे। अगर उनकी जनरल कंडीशन ठीक होगी तो हम टीका जरूर लगा देंगे उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, इससे पहले हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड फीवर कैजुअलिटीज की और डिटेल में आप इसको लेकर जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि कोविड अगर अटैक करता है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका बॉडी का इम्यून बहुत स्ट्रांग नहीं है और उस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी और भी ज्यादा वीक होने लगती है और रिकवर होने के बावजूद वीकनेस का जो स्तर है वो और भी ज्यादा देखने को लोगों में मिल रहा है। इन सबके बीच एक बार फिर से अगर फीवर आपको अटैक कर रहा है, इट ऑब्वियसली मीन्स कि आपका जो इम्यूनिटी का स्तर है वो और भी ज्यादा कम है। किस तरीके से इसको बैलेंस कर पाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि कोविड के शिकार होने से भी बचना है, फीवर भी आपको आ रहा है और इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट आपकी कम हो चुकी है।
रंजना जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई करना आवश्यक है। सही समय पे खाना, सही समय पे सोना और व्यायाम करने से हम बॉडी की इम्यूनिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मास्क पहन के पौष्टिक खाना खा के हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। तीसरा, अगर बुखार आ रहा है तो आपको उसका कारण ढूंढना चाहिए, ना कि सिर्फ दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि दवाई लेने से भी कई बार देखिए रंजना जी, कोविड के दौरान कोविड ने तो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस किया ही किया, पर जो उसको ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड दी गई, रेमडेसिविर दी गई, उससे भी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हुई। तो दवाइयां भी जब हम बेवजह खाते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम करती है। तो इसीलिए एक इंटेलिजेंट तरीके से कोविड के बाद वाले बुखार को आपको टैकल करना आवश्यक है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करना। इसी बात को पब्लिक तक पहुंचना आवश्यक है कि आपको नॉर्मल बीमारी भी हो सकती है पोस्ट कोविड। ऐसा नहीं है कि कोविड 3 महीने तक चला गया उसके बाद कोई और बीमारी नहीं हो सकती। आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है, जबकि इंसान का शरीर है। और कोविड से लड़ते लड़ते, जूझते जूझते जो शरीर ने अपनी क्षति पाई थी, उसके चलते हुए बीमारी और भी हमको हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना आवश्यक। ठीक है डॉक्टर राहुल। अनमोल जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल रखिए। अनमोल जी, आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया। इस बीच डॉक्टर नीरज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हालांकि लगातार प्रदेश की सरकारें, अलग अलग क्षेत्रों की, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम जो बंदोबस्त हैं, जो दूसरी लहर के दौरान जिसकी स्कैर्सिटी हमें देखने को मिली, खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, वो हमें देखने को मिली और उसको लेकर दुरुस्त व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। लेकिन तीसरी लहर को लेकर आपको क्या लगता है कि सिर्फ व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेने से ही जो स्थिति उस पर काबू पा लिया जाएगा, या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ हमें अपनी लीग से ज्यादा हटकर करने की आवश्यकता है? नहीं, जैसे कि जब दूसरी लहर आया तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे, कगार में हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा इंतज़ाम भी, ऑक्सीजन का थोड़ा सा शॉर्टेज जो आया कि हॉस्पिटल्स प्रिपेयर नहीं थे कि इतनी क्वांटिटी में हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन अब हम लोगों ने सारे, ऑलमोस्ट हमारे सारे हॉस्पिटल, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब जगह पे हम लोगों के पास ऑक्सीजन के प्लांट्स लग चुके हैं। हमारे हर एक बेड पे 2 से 3 कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्लस प्राइवेट सेक्टर। एंड हम हर हफ्ते हमारा मीटिंग्स होते हैं, हम सारी तैयारियों का जायजा करते हैं, सबको, सारी मशीन को हम चला कर देखते हैं, फिजिकली हम उसको ऑपरेट करके देखते हैं, और सारा इंतजाम, सारे मैन पावर, तरह तरह की ट्रेनिंग हमारी होती है। हमने सारे नीचे के स्टाफ जो भी हमारे आईसीयू, नीकू, पीकू में काम करते हैं, सबकी हमने ट्रेनिंग करा दी गई है हमारे। ठीक है मैम। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जय सिंह चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। पहले सर। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सुन रही है। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए सर। ऐसा है जी, मेरे पैरालाइज हो रही है, राइट साइड पैर मेरे हाथ में, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी, डॉक्टर राहुल। बिल्कुल, देखिए ये दादी जो पूछ रहे हैं उनको स्वागत करता हूँ। पैरालिसिस वाले सारे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, बाकायदा कोवैक्सीन जाके लगवा लीजिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे सवाल उसी को लेकर कंटिन्यू करना चाहूंगी जो डॉक्टर नीरज से मैंने जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना भी कि परिस्थितियां बिल्कुल बदली हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज़्यादा अटैक होगा, उसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी और अब रिपोर्ट भी सामने आई है कि बच्चों को अगर कोरोना यहाँ पर जकड़ रहा है तो 6 से 8 दिन में बच्चे जो है वो स्वस्थ भी हो जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है? रंजना जी, जिस प्रकार से इसमें डरना भी है और नहीं डरना भी है, इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। अगर डेल्टा वायरस वापस से फैलता है और बच्चे टीकाकरण से अभी अछूते हैं, उस समय में हमको परेशानी हो सकती है। देखिए रंजना जी, सबसे बड़ी बात है कौन सा वेरिएंट किस जगह फैल रहा है। अगर वो अल्फा है और बीटा वेरिएंट है तो बच्चे 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, पर डेल्टा वेरिएंट अगर है तो उनकी जो इलनेस है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग रहेगी, जिसे हम मल्टी इंफ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर कहते हैं, MIS कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ेंगे और हो सकता है उसमें मृत्यु दर भी थोड़ी बहुत जरूर बढ़े, क्योंकि हमको यूके से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बबीता जी हमारे साथ जुड़ गई जज्जर से। बहुत स्वागत है मैम, सवाल पूछिए। बबीता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है मैम जी। बहुत स्वागत है मैम आपका, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये जी, पहले कोविशील्ड लगवाई थी,
तो इनको थोड़ी एलर्जी की शिकायत पहले थी, तो लगवाने के बाद एलर्जी ज्यादा तेज हो गई शरीर के अंदर। तो अब दूसरी डोज लगवाने की तो कह रहे थे, डॉक्टर साहब से सलाह ली थी एलर्जी वाले से, उन्होंने कहा कि अभी नहीं लगवाना, और 90 दिन पूरे हो गए हैं लगवाए हुए कोविशील्ड को। अब बताओ आप कैसे करें, दूसरी कैसे लगवाएं? इनके शरीर में खुजली हो जाती है, बहुत तेज एलर्जी की शिकायत है। डॉक्टर नीरज, बिल्कुल। अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो आपको कंट्राइंडिकेशंस है कि आप नहीं लगवाओगे कोविशील्ड दोबारा। नहीं लगवा अगर आपको, हाँ, अगर आपको सीवियर एलर्जी हुई थी तो। सीवियर एलर्जी नहीं हुई थी इनको, तो वैसे पूरे मैडम इसमें आप थोड़े दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए। सरकार इन्हीं सबसेट के लिए कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन या स्पुतनिक अलाउ कर देगी। तो 15-20 दिन, 3 हफ्ते मैक्सिमम रुक जाइए। मिक्स एंड मैच वाली जो ट्रायल है वो जरूर पब्लिश होगी, और वो ये बताएगी कि हम जिसको कोविशील्ड के बाद एलर्जी हुई है या प्लेटलेट गिरे हैं या थ्रोम्बोसिस हुआ है, उसको दूसरा टीका या तो स्पुतनिक का लगेगा या कोवैक्सीन का लगेगा। तो 3 हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बबीता जी। इस बीच सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए अमृतसर से। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आवाज मिल रही है। हाँ जी मैम, मेरे बच्चे हैं, एक 14 साल का और एक 16 साल का। मुझे वैक्सीन लग सकती है कि नहीं? डॉक्टर नीरज। हाँ जी, दोनों बच्चों की एज ना 18 से नीचे है, तो अभी हमारे ट्रायल्स नहीं हुए हैं बच्चों के ऊपर। तो अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें 18 ईयर्स एंड अबव को भी वैक्सीनेशन हो सकता है, तो अभी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दोनों, एक बच्चा 14 साल का है और एक 16 साल। बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, कंटिन्यू मैं चाहूंगी कि आप अपने जवाब को कीजिए। जो मैंने आपसे बच्चों को लेकर पूछा था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेरीज उसको लेकर भी अभिभावकों की तरफ से खास तौर पर सामने आती रही हैं। बच्चे क्योंकि अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं, आपको खतरा अभी भी है, तो उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये एंटीसिपेटेड है कि सितंबर तक बच्चों की वैक्सीन भी अप्रूव हो जाएगी। कोवैक्सीन की ट्रायल ऑलरेडी लास्ट फेज में है, जिसके रिजल्ट बड़े सकारात्मक आए हैं। तो 1-1.5 महीना रुक जाइए, मास्क पहन के रखिए, बच्चों को सिखाइए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए, और चरणबद्ध तरीके से स्कूल जाने की चेष्टा करिए, ताकि बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाए। पर बच्चों में जब भी डेल्टा वायरस अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड है, उसमें सीवियरिटी होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। इसलिए कॉशन के साथ अभी भी आपको बच्चों को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। और स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे जैसे लोग हैं, हम अभी भी मास्क पहन के घर जाके वही प्रिकॉशन ले रहे हैं जो हम 1 साल पहले लेते थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर खासतौर पर माता पिताओं को इस बात पर ध्यान देने की कि बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना हो और डाइट उनकी कैसे रखनी है, क्योंकि अभी भी वैक्सीनेट उनको नहीं किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या अभी के तौर पर भी हम देखते हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल, ये भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि साइंटिस्ट इस बात को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि तेजी से तीसरी लहर आगे बढ़ रही है। रंजना जी, दूसरी लहर खत्म नहीं हुई या तीसरी लहर बढ़ रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, बट हाँ, बहरहाल बात यह है कि अभी भी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। केसेस पिछले 2 दिन पहले ही 30,000 से कम थे, जो 150 दिनों का लोएस्ट रिकॉर्ड था, पर उसके बाद वो फिर बढ़ गए। पर इसमें रंजना जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट पब्लिक को ये देखना है कि मृत्यु दर क्या है, नंबर कितने। ठीक है राहुल जी, इसे कंटिन्यू करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। सर टीवी के वॉल्यूम को सर आप कम कर दीजिए, जिससे कि हमें आपकी आवाज साफ मिल पाए, और फोन पर दरख्वास्त है कि आप बात करें हमसे। हेलो जी, बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। हाँ मैम, ये कोवैक्सीन कितनी दूसरी डोज कितने दिन में लेनी चाहिए? डॉक्टर नीरज। कोवैक्सीन का जो शेड्यूल है वो आप 28 डेज के बाद सेकेंड डोज ले सकते हैं, 28 दिन के बाद। आपने फर्स्ट डोज जो लगाई है उसके 28 दिन के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं कोवैक्सीन। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर यहाँ पर आपसे सवाल किया गया था, उसको लेकर आप जवाब दे देते। बच्चों को ध्यान देना अभी भी आवश्यक है। बच्चों को खुला ना छोड़ें, बिना मास्क के ना जाने दें, उनको खेल
कूद में रुचि जो है उसको कराइए, बट सावधानी जरूर बरतिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चों की वैक्सीन जब आ जाएगी उसके बाद भी आपको मास्क पहन के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए 1.5 से 2 महीने बाद ही इम्यूनिटी बढ़ पाएगी। पहली डोज से हम दे चुके हैं, दूसरी डोज के बाद ही डेल्टा वायरस से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 सितंबर को अगर वैक्सीन अप्रूव होती, कोवैक्सीन लगवाई और आपने कहा 5 सितंबर से बच्चा आपका बिल्कुल सेफ है। आपको फिर भी 15 अक्टूबर तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जब आप ये कह पाएंगे कि हाँ हमारे बच्चों को कोरोना हो सकता है, बट हाँ उसको सीवियर नहीं होगा और उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आप 1.5 महीने का भी लैग टाइम है, इसका मतलब आप मोटी मोटी बात समझे तो इस नवंबर दिसंबर तक मास्क पहनना बच्चों के लिए भी कंपलसरी है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और 2 गज की दूरी को अभी भी हमें मेंटेन करके रखना होगा। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कर तमाम राज्यों में अनलॉक हो रहा है, सभी चीज़ों को खोला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, चूंकि जो टिप्पणी की गई है और आज उसी पर विशेष तौर पर चर्चा भी हमने रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को भी ये समझना है कि साइंटिस्ट जो टिप्पणी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, पीछे का अर्थ क्या है, और आप डॉक्टर से अच्छा उसे और कोई नहीं समझा पाएगा दर्शकों को, कि तीसरी लहर जो तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक डेटा ये भी उन्होंने दिया है कि अगस्त के एंड तक, यानी अगस्त के अंत तक तीसरी लहर अटैक करेगी। देखिए एक्चुअली में ना जैसे सेकेंड वेव हमारा फर्स्ट वेव आया था, तो उसके बाद सेकेंड वेव 3 महीने के बाद आया था, 3-3.5 महीने के बाद। तो अब ये वाला हमारा ऑलमोस्ट अप्रैल में जो सेकेंड वेव आया था उसके बाद ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। तो जिसके कारण से हम सोच रहे हैं कि अब केसेस हमारे इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे, हमारी वेव थोड़ा इंक्रीज होगी एंड जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल जो होता है, जो भी हम वैक्सीनेट किया हमने या किसी को कोरोना हुआ तो वो मैक्सिमम जो एंटीबॉडीज होते हैं वो 3 मंथ्स तक रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग सारे सबकी एंटीबॉडीज का लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो अब आने का है, और मौसम भी हमारा अब जैसे अब फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, फ्लू भी है, इन्फ्लुएंजा भी है इस वाले मौसम में। तो ये खांसी जुकाम बुखार ये इस मौसम में बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, एक और दर्शक मैम हमारे साथ जुड़ गए, तरुण जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए तरुण जी। हेलो, आवाज मिल रही सर? आपके टीवी के वॉल्यूम को आप कम कर दें जिससे कि आवाज आपको साफ मिल पाए। हेलो जी तरुण जी, आवाज आपकी मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर आवाज मिल रही है, आपके टीवी के वॉल्यूम को आप जरा कम कर दें और सिर्फ फोन पर ही हमसे बात करें, टीवी से दूर हट जाइए। चलिए, आपसे उम्मीद है कि दोबारा से आप संपर्क साधेंगे, क्योंकि दर्शकों से यही मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, जब भी आप फोन नंबर्स को डायल कर रहे हैं, जिस कमरे में कम से कम टीवी है उससे दूर हटकर आप बात करें, तभी आप फोन लाइन पर सही आवाज़ हमारी सुन पाएंगे। डॉक्टर राहुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी समझना है, क्योंकि जो मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, मानसून है और बारिश में अक्सर तमाम बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं, फिर चाहे वो वायरल फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इस तरीके की तमाम घातक बीमारियां जकड़ती हैं। क्या इसको कोविड न समझने की गलती हमें नहीं करनी है? अगर मामूली बुखार भी है तो क्या कोविड टेस्ट अभी भी करवाना अनिवार्य है? रंजना जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये फीवर क्लिनिक है फोर्टिस गुरुग्राम में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज भी कभी भी आपको बुखार हो अगले 1 साल तक, कोविड टेस्ट तो होगा ही होगा जी। आप दर्शकों प्लीज ये बात मान लीजिए और समझ लीजिए कि कोविड टेस्ट नहीं किया, हो सकता है आपको मलेरिया हो सकता है आपको डेंगू हो, उसके साथ भी कोविड हो सकता है। कोविड कहीं नहीं गया। तो कोविड पे जो हम टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग एक बहुत अहम योगदान देता है, तभी मैं उसके साथ ट्रैक कर सकता हूं। और बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इस समय में जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कितनी सारी बीमारियां होती है मानसून के बाद। फीवर को इंटेलिजेंटली सोचना आवश्यक है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे उसको करवाना आवश्यक है, और उसमें कोविड नंबर 1 है। आज भी हमारी क्लिनिक में हम कोई बुखार आता है सबसे पहले कोविड देखते हैं, और आप मानेंगे नहीं, 0.5 से 0.8% को अभी भी कोविड निकल जाता है, भले वो माइल्ड हो, घर जाके 10 दिन रिलैक्स करे, एक ना एक दिन कोविड कहीं नहीं जाता। कोविड यही रहेगा दर्शकों, कोविड आपके साथ रहेगा, जैसे हर साल इन्फ्लुएंजा होता है वैसे कोविड होगा। बट जरूरत है जिस प्रकार का परेशानियां दूसरी वेव में आई वो नहीं आई।
कोविड वैसा ना रहे, उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर दें, उसको पैंडेमिक से एंडेमिक कर दें, छोटी जगह पे सीमित कर दें, ये हमारा कर्तव्य है। और ह्यूमन मैनकाइंड इनोवेशन और रिसर्च के माध्यम से वहां तक पहुंच रही है। अभी अमेरिका में $1 बिलियन दिए गए ओरल गोली के लिए, कोरोना की ओरल गोली ढूंढने के लिए। तो देखिए रिसर्च चल रही है। जब तक ये सारी चीजें आती हैं, आप अपना सुरक्षा कवच जो मास्क है उसको ना उतारें, उसके साथ चलिए और आप देखिएगा 2022 जो होगा वो स्वर्णिम होगा। हम सब बिना मास्क के घूम पाएंगे, पर कहीं ऐसा ना हो इस बिना मास्क की जल्दी में हमारे परिजन हमारा साथ छोड़ दें। इसीलिए कोरोना को जरूर टेस्ट कराएं और कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर राहुल, जब कोरोना का दौर भी हम देख रहे थे, हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान भी जब बुखार हो रहा था तो अक्सर हिदायत ये दी जा रही थी कि घरों में ही रहें और जो होम रेमेडीज होती है, खासतौर पर आइसोलेशन में रहकर आप ठीक हो, अगर नहीं होते, बहुत ज्यादा सीरियस होता है, तब आप अस्पतालों का रुख करें। ऐसे में अब जब बुखार हो रहा है या फिर अब जब मौसमी बीमारियां जकड़ रही है, तो अब भी आप ऐसा कोई सजेशन या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि कुछ दिन घरों में बैठ के देख लें और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो तभी अस्पतालों का रुख करें? 5000 साल पहले जब हमारा वेद लिखे गए उस समय भी यही बात था। आयुर्वेद में भी ये लिखा गया कि जब बुखार आए आप अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, दूषित हवा बाहर ना जाने दो ना अंदर आने दो। तो वही फॉलो करना है। आपको बुखार है, छुपाइए मत। अब देश में नया इतिहास क्या है, न्यू नॉर्मल क्या है? बुखार आएगा, आप एम्प्लॉय को बताएंगे और घर में चुपचाप से कमरे में बैठ के अपना 5 दिन निकालेंगे। कोरोना नेगेटिव है, घर से बाहर जा पाएंगे। इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव है, 4 दिन 5 दिन के बाद जा पाएंगे। डेंगू मलेरिया है, 4-5वें दिन के बाद जा पाएंगे। छुपाना नहीं है दोस्तों। हमारे एक और दर्शक सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मेरा पहला ये सवाल है कि जो कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर जीते हैं कि कैंसर के शरीर में क्या लक्षण होते हैं और इसके रखरखाव क्या होते हैं, इनके बारे में एक बार मैं जानकारी लेना चाहूंगा। दूसरे वैक्सीन के बारे में कि भाई दूसरी जो डोज है वो 84 डेज के बाद में लगवानी चाहिए या पहले थोड़ी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ, तो सिंपल सी बात है। पहला, दूसरा सवाल आसान है। कोविशील्ड का 84 दिन से 90 दिन पे लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं। 12 हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट, कैंसर बहुत सारी बीमारियों का मिला जुला बीमारी है, जिसमें बुखार आना, वेट लॉस होना, आपके मुंह में गांठें आना, शरीर पे गांठें आना, रात में पसीना आना, वजन गिर जाना, पेट बढ़ जाना, 50 साल 45 साल की महिला जिसको मेनोपॉज हो चुका है, जिसका महामारी बंद हो चुकी है, दोबारा से खून आना, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हर शरीर के अंग के अलग अलग लक्षण है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों, कैंसर ना अभिशाप है ना आपके कर्मों का लेखा जोखा है। किसी को भी कैंसर हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है, कोई जो बैठा हुआ है उसको हो सकता है। कैंसर का इलाज है। कैंसर आज जानलेवा नहीं है। हमारे देश में 70% कैंसर स्टेज 4 पे पकड़े जाते हैं। इसका ठीकरा हम कैंसर पे फोड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारे को शरीर संकेत दे रहा था तो हमें जरूरत जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि पैसा बचाने की सोचनी चाहिए। हम जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 में हॉटकिंस लिम्फोमा 90% क्योर, CML ओरल गोली खाके 15 साल जीना, मल्टीपल माइलोमा ओरल गोली के माध्यम से 10 साल जीना, AML में दवाइयों के माध्यम से 70 साल से 80 साल तक जीना, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में 4 दवाइयों का मिश्रण से 70% लोग आज अपना आजीवन जी रहे। तो दोस्तों, कैंसर पे जितनी रिसर्च कोरोना पे चल रही है उससे ज्यादा तेजी से कैंसर पे चल रही है, क्योंकि मैनकाइंड हारता नहीं है। ह्यूमन ने हारना नहीं सीखा, ह्यूमन जीतने की कोशिश कर रहा है। पर जरूरत है चेतना की, जागरूकता की। बी इंटॉलरेंट टू योर बॉडी। अगर शरीर में संकेत है डॉक्टर से पूछिए। और जो हरियाणा न्यूज ये इतनी बड़ी मुहिम चला रहा है, इससे रोज मिलके ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोज आते हैं, उनसे चर्चा करिए, डरिए मत। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो दर्शक अस्पताल नहीं पहुंच पाते या फिर डिटेल में उनको जानकारी नहीं मिल पाती, उन तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि जानकारी पहुंच पाए। डॉक्टर नीरज, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से अफवाहें भी हमने उड़ती हुई देखी है और फिर लोगों को जागरूक होते हुए भी देखा है, अब जब लोग जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच रहे हैं, तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको, चूंकि अगस्त के एंड तक तीसरी लहर के अटैक को लेकर साइंटिस्ट कह चुके हैं,
तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वैक्सीन की कमी कितना बड़ा योगदान देने वाली है? देखिए, हमने ना 16 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था वैक्सीनेशन। तो जब वो जनवरी में लॉन्च हुआ था तो हम लोग खाली हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों का जनरल पब्लिक स्टार्ट हुआ मार्च से, 60 ईयर्स एंड अबव एंड 45 ईयर्स। तो हमने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए हमें लोगों को बोलना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, समझाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आया और उसके बाद हमने देखा कि लोग इतना ज्यादा खुद अपने आप लोग आए चलकर कि भी हमें वैक्सीनेट करना है। लोगों ने वैक्सीनेशन की अहमियत समझी एंड सबने ये माना कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे, चाहे पहला टीका लगा था या सेकंड टीका लगा था, उनको वैक्सीनेशन हुआ था, सबको उससे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिली। अगर दोनों लगे हुए हैं तो भी प्रोटेक्शन था, बहुत थोड़े से सिम्टम्स आए, मामूली से फ्लू जैसे सिम्टम्स आए, उनको हॉस्पिटलाइज, जैसे सर ने बताया अभी कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, मोटे मोटे बिल नहीं बने आप लोगों के। तो ये सारी चीजें सब लोगों को समझ में आई। तो उसके बाद से अब हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इतना ज्यादा लोग आते हैं, तादाद में लोग आते हैं कि हमारी ही वैक्सीन खत्म हो जाती है। तो अब पब्लिक जो है वो जागरूक हो चुकी है एंड सब लगाने आते हैं। इवन 60 ईयर्स एंड अबव, बहुत हैंडीकैप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमने एक वो स्टार्ट किया हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक वैन स्टार्ट। तो हमारे पास कॉल्स बहुत ज्यादा आती है, 20 to 30 कॉल्स हमारे पास हैंडीकैप्स की, सीनियर सिटीजन की, जो लोग खुद नहीं आ सकते हैं तो आती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं कि हमें वैक्सीनेट अपने आप को कराना ही है। और ये बहुत अच्छी बात है जो कि स्प्रेड हो रखी है, जो कि लोग अपने आप को करवा रहे हैं। और हमें बहुत सारे कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग जागरूक हों, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। और आज नहीं तो कल जो वैक्सीन की कमी उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। और डॉक्टर राहुल, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरीके से एडवाइस आप करना चाहेंगे खासतौर पर थर्ड वेव को लेकर। हालांकि जो डूज एंड डोंट्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्पेसिफिक आप बताना चाहें पॉइंट्स। रंजना जी, थर्ड वेव स्क्वेयरली हमारे हाथ में है। अगर पब्लिक चाहेगी तो थर्ड वेव नहीं आएगी। मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहूंगा, अभी भी समझ जाइए, वक्त है, मास्क पहन के रखिए। इस बार थर्ड वेव नहीं आएगी। हम पब्लिक मिलकर कोरोना को हटाएंगे। जगमोहन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर जी, मैं हार्ट का और एलर्जी का पेशेंट हूँ, क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? हेलो जी, सवाल पूछिए सर। कोवैक्सीन लगवा लीजिए सर। जगमोहन जी, आप कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला। और वैक्सीन सभी को लगवानी है। पहली डोज लग चुकी है तो दूसरी डोज जरूर लगवाएं, और दोनों डोज लग चुकी हैं तो प्रिकॉशंस लेते रहिए, प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, आप भी जुड़े, विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोरोना की जो लहर है, हालांकि साइंटिस्ट ने इस बात का खुलासा किया, इसको लेकर टिप्पणी जरूर की है कि अगस्त के अंत तक घातक रूप देखने को मिल सकता है। और ये घातक रूप न देखने को मिले, इसकी बड़ी जिम्मेदारी आपके, हमारे और हम सभी के हाथ में है। प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर करें। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। फिलहाल के लिए इस खास शो में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।